हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के हिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चैप्टर 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं टोटल को हम आज सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो पहला है, मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं। फर्स्ट दिया गया है कार्बन 14 पद्धति, दूसरा है ताप संदीप्त विधि, तीसरा है पोटेशियम ऑर्गन विधि, 4 में है स्टोन हैमर विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कार्बन 14 पद्धति। तो इनमें हमें, क्योंकि अवशेष जो होते हैं उनका हम निर्धारण करते हैं कार्बन 14 पद्धति के द्वारा। अवशेष का मतलब होता है मनुष्य, पौधे या पशु के बचे हुए भाग जो होते हैं उनको हम अवशेष कहते हैं। जैसे कि 100 साल पहले अगर मनुष्य थे या पशु या जानवर थे तो वो जब मर जाते हैं तो उनके बचे हुए भाग को अवशेष कहते हैं। और उनका प्राचीनता का पता, जैसे वो कितने साल पुराने हैं, उनके प्राचीनता का पता जो है हम कार्बन 14 पद्धति के द्वारा लगाते हैं। तो हम इसे थोड़ा अच्छे से समझने के लिए पहले इसे पढ़ते हैं। रेडियो कार्बन विधि, तिथि निर्धारण की यह काम भौतिक शास्त्री करते हैं। सारी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जो कार्बन 14 कहलाता है। रेडियोधर्मी वे पदार्थ होते हैं जिनसे निश्चित दर में छोटे छोटे कण निकलते हैं। जब मनुष्य, पशु या पौधा जिंदा होते हैं तब वो जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण मरने के बाद उसे खो देते हैं। जब मनुष्य या कार्बन 14 लेते हैं तो मरने के बाद क्या उसे निश्चित दर पर खोते रहते हैं। जब कोई मर जाता है तब वह वायुमंडल से कोई कार्बन 14 नहीं लेता, यद्यपि वह इसे एक निश्चित दर पर खोता रहता है। भौतिक शास्त्री इसी निहित कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर उस जीव की आयु निश्चित करते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु जो होते हैं तो क्या करते हैं, भौतिक शास्त्री जो है उनका पता कार्बन 14 विधि के द्वारा ही लगाते हैं कि वो वस्तु कितने पुराने हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ख नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करती है। पहला है हिमालय पर्वत, दूसरा है विंध्य पर्वत, तीसरा है पूर्वी घाट, 4 में है पश्चिमी घाट। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा विंध्य पर्वत। चलिए हम इसे देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें इसका आंसर मिल जाएगा। दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती है। इस भाग में विंध्य तथा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करती है। कौन कौन पहाड़ियाँ हैं, एक है विंध्य और दूसरा सतपुड़ा। तो हमारे ऑप्शन में जो है सतपुड़ा नहीं दिया गया है, विंध्य दिया गया है। तो इसीलिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे विंध्य में यह ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्य पर्वत अलग करती है। ग नंबर में है, चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला। पहला है कौलडिभा, दूसरा है ब्रह्मगिरी, थर्ड में है मेहरगढ़, 4 में है बुज्रहोम। तो इनका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौलडिभा, जिनका आंसर जो है आपको पेज 13 से मिल जाएगा। चलिए हम पेज 13 में एक बार इनका आंसर भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे, विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कौलडिभा एवं चोपानी मांडू ऐसे स्थल है जहां सबसे पहले चावल या धान उपजाया जाता था। तो क्या क्या है, कौलडिभा और चोपानी मांडू। तो चोपानी मांडू जो है वो हमारे ऑप्शन में नहीं, हमारे ऑप्शन में कौलडिभा है। तो इसीलिए हम क्या किए हैं, सिर्फ कौलडिभा में टिक लगा दिए हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चावल का प्राचीन प्रमाण जो है, जो सबसे पहले चावल कहाँ पे मिला था, कौलडिभा में मिला था। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, खाली स्थानों को भरें। तो पहला हमारा है, यहाँ से है, ये डैश है, क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर भारत के दक्षिण क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। ख नंबर में है, भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को डैश भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को जो है 4 भागों में, तो इनका आंसर हो जाएगा 4 भागों में। नेक्स्ट, डॉक्टर स्पूनर ने कुम्हरार नामक स्थान की खुदाई करवाई। कुम्हरार नामक जगह जो है वो पटना में है और पटना में ही डॉक्टर स्पूनर ने क्या किया था, कुम्हरार नामक स्थान की खुदाई करवाई थी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको इन सबको लिख देना है। घ नंबर में है, आधुनिक काल का प्रारंभ।
यहाँ डैश है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ, यानी 18वीं शताब्दी के बाद जो हुआ है वो क्या हुआ है, आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ है। और नेक्स्ट है विंध्य के दक्षिण क्षेत्र में महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे हमारा क्या फिल करेंगे, विंध्य के दक्षिण फिल करेंगे, और यहाँ पे हमें करना है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, जो कि आपके बुक में खाली ऑप्शन दिया हुआ उनमें आपको ये सब फिल कर देना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। पहला दिया गया है खासी मगध महापाषाणिक संस्कृति चौपानी मांडो, और इस साइड दिया गया है अनाज का प्रमाण दक्षिण भारत प्रथम बड़ा साम्राज्य जनजाति। तो हमें क्या करना है, इन सबको मिलान करना। तो सबसे पहले हम खासी जान लेते हैं। खासी जो है वो एक पहाड़ का नाम है, लेकिन वो एक पहाड़ का नाम है तो उन पहाड़ के नामों पर जनजातियों का नाम रखा गया है। तो चलिए हम इसे थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं पहले। तो जैसे पहले हम इसे पढ़ते हैं, उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जयंतिया, मिसमी और नागा पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों के नाम पर ही यहाँ की आदिवासी मानव समूह की पहचान है, यानी कि खासी जो है वो क्या है, एक पहाड़ है, और उन्हीं के नाम पे आदिवासियों की पहचान होती है, आदिवासियों का नाम रख दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, खासी जो है वो हो जाएगा एक जनजाति। तो खासी को हम क्या करेंगे, जनजाति में मिला देंगे। नेक्स्ट है हमारा मगध। तो चलिए हम मगध के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं, उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता है। यहाँ के शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने यहाँ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो मगध में जो क्या हुआ था, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुआ था। तो हमें यहाँ क्या टिक लगाना है, तो हमें इनमें लगाना प्रथम बड़ा साम्राज्य, यानी एक बड़ा साम्राज्य था मगध। और तीसरा में है महापाषाणिक संस्कृति। तो इन्हें भी हमें पहले, इनका आंसर जो है वो हमें पेज नंबर 12 में मिल जाएगा। तो पहले हम उन्हें देख लेते हैं। तो हम इसे यहाँ से पढ़ते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के बीच विंध्य पर्वत विभाजक रेखा विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्तर पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी, यहाँ महापाषाणी संस्कृति है, का निर्माण किया था। महापाषाणी संस्कृति में मृतक को दफनाकर उनके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। वो कहाँ होता था, महापाषाणिक संस्कृति में होता था। तो कहाँ है, यहाँ दक्षिण भारत में। तो ये दक्षिण भारत वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, उनमें टिक लगा मिलान कर देना है। तो महापाषाणिक संस्कृति का हो जाएगा दक्षिण भारत। और नेक्स्ट है हमारा चौपानी मांडो। तो इनका भी आंसर हमें पेज नंबर 12 में मिल जाएगा। तो चलिए इन्हें भी हम देख लेते हैं। सॉरी, इसका आंसर पेज नंबर 13 में है। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं, विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोल्डिवा एवं चौपानी मांडो ऐसे स्थल है जहाँ सबसे पहले चावल या धान उपजाया जाता था। तो क्या है, चौपानी मांडो और कोल्डिवा। तो हमारा ऑप्शन में क्या है, चौपानी मांडो है। तो अनाज का प्रमाण सबसे पहले जो मिला था वो कोल्डिवा और चौपानी मांडो में मिला था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उनका चौपानी मांडो। तो हम क्या करेंगे, चौपानी मांडो में मिला देंगे अनाज का प्रमाण। तो इन्हें आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, खासी का हो जाएगा जनजाति, मगध प्रथम बड़ा साम्राज्य, महापाषाणिक संस्कृति दक्षिण भारत में यानी फैला था, चौपानी मांडो का हो जाएगा अनाज का प्रमाण। तो हमारा 1 से 3 तक सॉल्व हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इतिहास के अध्ययन से हमें कई तरह की जानकारी प्राप्त होती है। इनका आंसर हो जाएगा, हजारों वर्ष पहले क्या हुआ था इसकी जानकारी हम इतिहास से ही प्राप्त करते हैं। जैसे हमारे पूर्वज कौन थे, वे क्या खाते थे और कैसे कपड़े पहनते थे। अतीत से लेकर वर्तमान तक की जानकारियां हमें इतिहास से ही मिलती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इतिहास से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, कि हमारे पूर्वज कौन थे, वे क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। इन सब की जानकारी जो है हमें इतिहास से ही मिलती है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, पुरातत्व किसे कहते हैं। इनका आंसर हो जाएगा, अतीत में बनाई गई एवं इस्तेमाल में लाई गई वस्तुओं के माध्यम से हम अतीत की जानकारी प्राप्त करने में सफल होते हैं। ऐसी वस्तुओं में पत्थर एवं ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियाँ, चित्र और सिक्के आदि आते हैं। काफ़ी प्राचीन या पुराने होने के कारण इनके अवशेषों को जमीन की खुदाई कराकर प्राप्त किया जाता है। इसे ही पुरातत्व कहते हैं। यानी कोई भी चीज़ जितने पुराने रहते हैं वो ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, उनको खुदाई करके जो निकाला जाता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं उन्हें ही।
क्वेश्चन नंबर 3 है, इतिहास के अध्ययन से अपने अतीत के बारे में क्या जानकारी मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा, इतिहास के अध्ययन से हमें अपने अतीत के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है, जैसे कि हमारे पूर्वज किस प्रकार से हजारों लाखों वर्ष पहले रहा करते थे और किस प्रकार से जीवन यापन करते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे और किस प्रकार रहते थे। ये भी आप लिख सकते हैं, किस प्रकार से जीवन यापन करते थे। इन सब चीज़ों के बारे में हमें इतिहास से ही पता चलता है। तो इतिहास के द्वारा हमें ये सब बातों की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अतीत की जानकारी जिन जिन स्रोतों के माध्यम से हो सकती है उसकी एक सूची बनाएं। तो अतीत की जानकारी निम्नलिखित स्रोतों से मिलती है। पहला है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में आ जाता है अवशेष, यानी अवशेष के द्वारा अभी अतीत की हमें जानकारी मिलती है। अवशेष जो होता है वो होता है जब कोई पशु या मनुष्य जब मर जाता है तो उनके जो हड्डियां आदि बचते हैं वह ज़मीन के नीचे क्या होती है, दब जाती है। यानी लाखों हजारों साल पहले तो मरेंगे तो उनकी हड्डियां ज़मीन के अंदर दब जाती है, तब वह हजारों साल बाद उसे खुदाई करके निकाला जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अवशेष कहते हैं। स्मारक हो गया दूसरा। स्मारक जो है वो किसी की याद में बनाई जाती है ताकि उनका अतीत हमें याद रहे, जैसे कि ताजमहल हो गया, सांची का स्तूप हो गया, तो इनके द्वारा भी हमें अतीत की जानकारी मिलती है। तीसरा हो गया अभिलेख। अभिलेख जो होता है वो क्या होता है, पत्थर वगैरह में खुदवाए जाते हैं, उनको हम अभिलेख कहते हैं। वो धातु पर पहले खुदवाए जाते थे, नुकीले धातु से, यानी नुकीला धातु जो था उनसे अभिलेख खुदवाए जाते थे और उनको क्या क्या आता था, किसी अच्छे जगह पे उन्हें रख दिया जाता था ताकि उन्हें जो भी लोग आए उन्हें देख सके। उस समय के राजा महाराजा अपने आदेश, यानी अपने आदेश क्या करते थे, अभिलेख में लिखवाते थे और उन्हें जगह जगह लगा दिया जाता था ताकि लोग सब राजा के आदेशों को, आपको अभिलेख के बारे में समझ में आ गया होगा, वो लोग राजा के निर्देश का पालन करें। और अभिलेख जो है वो पत्थरों पे या ताम्र पत्र पे क्या होते थे, लिखवाए जाते थे। नेक्स्ट है सिक्के। तो सिक्के जो होते थे वो जिस समय जो राजा रहते थे वो अपने नाम के सिक्के चलवाते थे, उनके नाम का ही सिक्का उन समय चलता था। और नेक्स्ट है मूर्तियाँ। ये सब क्या हो गया, पुरातात्विक स्रोत हो गया। नेक्स्ट है अतीत की जानकारी प्राप्त करने की साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में आ गया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जो होता है वो सबसे प्राचीन यानी पुराना वेद है, तो इनके द्वारा भी हमें क्या अतीत की जानकारी मिलती है। थर्ड में है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्री जो हमारे देश में आते थे, जैसे कि हो गए चीनी लेखक हो गए, अरबी लेखक हो गए, रोमन लेखक हो गए, वो सब क्या हमारे देश में आते थे। जैसे चीनी लेखक में हो गए फाहियान ह्विनसांग, अरबी लेखक में हो गए अलबेरोनी इब्न बतूता। तो ये सब हमारे देश में आए थे और हमारे देश में रहे थे, बहुत दिनों तक रहे और जाके वो जगह जगह घूमते थे, उसी से अपना क्या करे, वो एक किताब लिखे, यानी हमारे देश के बारे में जितना था उन समय के बारे में, यानी प्राचीन समय के बारे में लिखें और वो लिख के उनके बारे में बताएं, जिन्हें हमें पढ़कर वो लोग किताब लिखे, जो किताब आज भी है उन्हें ही पढ़ कर हमें क्या होता है, अपने इतिहास के बारे में जानकारी होता है। वो लोग बाहर से आए थे और हमारे देश में रहते थे, तो हमें जानकारी मिलती थी कि हमारे देश में पहले क्या क्या होता था, लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। तो ये जानकारी हमें किन से मिलती है, विदेशी यात्रियों के विवरण, जो कि वो एक किताब लिखते थे। 4 में है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जैसे कि हो गए औजार, हथियार या कोई जानवर, इंसान की हड्डियाँ, मूर्तियाँ, अवशेष, इनके द्वारा भी क्या होता है, हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। यानी पुरातत्व संबंधित साक्ष्य यानी सबूत है, ये सब क्या है, पुराने सबूत होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देश का नाम भारत और इंडिया कैसे हुआ। इसका आंसर हो जाएगा, लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। इसी तरह एक दूसरी मान्यता के अनुसार इस देश का नाम भरत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, काल निर्धारण के कार्बन 14 पद्धति को बताएं। तो इनका आंसर हो जाएगा, यह प्राचीन वस्तुओं के तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि है। इससे वस्तु कितना पुराना है यह पता लगाया जाता है। तिथि निर्धारण का यह कार्य भौतिक शास्त्री द्वारा किया जाता है। सभी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जो कार्बन 14 कहलाता है।
सभी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं जिसमें से निश्चित दर में छोटे छोटे कण निकलते हैं। जब मनुष्य, पशु या पौधा जिंदा होता है तो वे जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण मरने के बाद उसे खो देते हैं। तो कार्बन 14 पद्धति हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वो क्या होता है, सभी वस्तुओं में होता है जो कि लेते रहते हैं और मरने के बाद उन्हें क्या होता है, खोते रहते हैं। तो किसी वस्तुओं की प्राचीनता का निर्धारण जो है वो हम क्या करते हैं, कार्बन 14 पद्धति के द्वारा पता करते हैं। ये पता लगाया जा सकता है कि कोई भी वस्तु कितनी पुरानी है, उन विधि द्वारा हम उन्हें पता कर लेते हैं। और जब मनुष्य, पशु या पौधे जिंदा होते हैं तब लेते हैं, और जो कार्बन 14 लिया उसे मरने के बाद एक निश्चित दर पे वो उन्हें खोते रहते हैं। तो आज हमारा चैप्टर 2 का क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।